सोनू एक गरीब परिवार से था। वो अपनी पत्नी पूजा और बेटी बबीता के साथ रहा करता था। वो ठेले पर सामान ढोने का काम किया करता था। आ गए आप? रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। पूरा दिन सामान ढोते ढोते थक गए होंगे। ये तो मेरा रोज का काम है। ये बताओ बबीता कहाँ है? जब तक उसे देख ना लूं चैन नहीं आता। अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है गली में। मुझे तो उसकी चिंता होती है कि अब वो भी बड़ी हो रही है, उसे पढ़ाना भी तो होगा। मैं कितना लाचार बाप हूँ कि मुश्किल से 2 जनों की रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ, पर उसकी पढ़ाई का खर्च भला मैं कैसे उठा पाऊंगा? दिन भर बोझ ढोकर बस अपना और तुम्हारा पेट पाल लूं, वही हो पाता है मुझसे। कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता। तभी बबीता भागी भागी आती है और सोनू से कहती है, पिताजी, वो पड़ोस की सुषमा बता रही थी कि सरकार ने अलर्ट जारी किया है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है और यहाँ बाढ़ आने वाली है। अब आप काम पर मत जाना, नहीं तो आप भीग जाओगे। अरे ये क्या? अगर बारिश हुई तो मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा, और काम पर नहीं जा पाया तो पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे काम पर जाना ही होगा। अगर सरकार ने अलर्ट जारी किया है तो कोई बात ही होगी। अगर आप काम पर गए तो दिक्कत हो सकती है। इतने में जोरदार मूसलाधार बारिश होने लगती है। अरे अच्छा होता मैं पहले ही निकल जाता। अब तो बारिश होने लगी। मैंने कहा था ना पापा, बहुत तेज बारिश होने वाली है। बाहर बहुत काले बादल छाए हुए थे। आप फिक्र क्यों करते हैं? थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, फिर आप चले जाइएगा काम पे। तीनों बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं, पर बारिश नहीं रुकती। धीरे धीरे बारिश और तेज हो जाती है और उनकी छत टपकने लगती है। इसी की कमी थी। माँ, देखो बाहर से पानी भी आना शुरू हो गया है। बाहर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इस तरह से तो हमारा इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता जाता है और उनका घर नीचे होने की वजह से सारी कॉलोनी में सबसे ज्यादा पानी उन्हीं के घर में भरता है। तब सोनू कहता है, अपना जरूरी सामान बांधो पूजा, हमें कहीं और जाना होगा। पर हम जाएंगे कहाँ? पूरी कॉलोनी में तो पानी भरा है और ले दे के ये झोपड़ी ही तो थी हमारे पास। माँ, मेरे तो कंधे तक पानी आ गया है। अगर तेज बारिश हुई तो मैं तो डूब ही जाऊंगी। सोनू बबीता को अपने कंधे पर बिठा लेता है और पूजा सामान सिर पे लेकर सोनू के साथ चल देती है। वो तीनों पानी में भीगते हुए निकलते हैं। उन्हें कहीं ऐसी कोई जगह नजर नहीं आती जहाँ पर वो अपना सर छुपा सके। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिलता है। अरे, इतने पानी में इस छोटी सी लड़की को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? पता है ना, पूरे शहर में पानी भरा हुआ है और अभी कब तक ये पानी बरसेगा कुछ नहीं पता। साहब, मैं बहुत गरीब इंसान, मेरा घर पानी में डूब गया है और मेरे पास कोई और जगह भी नहीं है। इसलिए इस बच्ची को लेकर इधर उधर घूम रहा हूँ कि कहीं कोई ठिकाना मिल जाए। अरे, ये तो बड़ी परेशानी है तुम्हारे लिए। चलो, इस छोटी सी बच्ची के लिए मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ। इधर एक बहुत पुरानी मेट्रो खड़ी हुई है जो किसी भी काम की नहीं है। क्यों ना तुम वहीं पर रह लो? वहां पर तुम्हें बारिश से भी सुरक्षा मिलेगी और पानी से भी। पर साहब, वो तो सरकार की संपत्ति है, अगर किसी ने कुछ कहा तो? अरे, मेट्रो मेरे ही अंडर आती है, मैं ही उसकी कार्रवाई कर रहा हूँ। जब तक वो मेट्रो किसी काम की नहीं, तब तक तुम उसमें अपना घर बनाकर रह सकते हो। जब उसकी जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा और तब तक तुम अपना कोई और बंदोबस्त भी कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमें ऐसी मुसीबत में सहारा दिया। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। तीनों अपना सामान लेकर उस मेट्रो के डिब्बे में चले जाते हैं। वहाँ जाकर बबीता को बहुत अच्छा लगता है। आपने आज तक मुझे मेट्रो में कभी सैर नहीं कराई, पर आज मेट्रो ही हमारा घर बन गया। पिताजी, ये तो पुराने घर से भी बहुत अच्छा है। देखो, यहाँ पर तो सोने के लिए बिस्तर भी है और पलंग भी और हवादार दरवाजे भी। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कल रात से कुछ नहीं खाया। हाँ बबीता,
अब कुछ बनाते हैं। मैं कुछ सामान घर से लेकर आई थी, उसी को पका देती हूँ, बाद का बाद में देखेंगे। पूजा मेट्रो के डिब्बे में अपना सामान निकालती है और खाना बनाती है। तीनों बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ सब कितना साफ सुथरा है ना माँ। वहाँ तो हर समय बदबू आती रहती थी, यहाँ तो कितनी अच्छी फर्श है और खाना खाने में भी मजा आ रहा है। उस शोर शराबे और भीड़ भाड़ से अलग एकांत में हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है। हम इसी में रहेंगे ना माँ। हाँ मेरी बच्ची, पर अभी खाना खा ले, आगे की मत सोच। तीनों मेट्रो घर में रहकर बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे कॉलोनी का पानी निकलने लगता है तो सोनू अपने पुराने घर को देखने जाता है। वो पूरी तरह से ढह चुका होता है और तभी वो व्यक्ति दोबारा सोनू को मिलता है। अरे, तुम्हारा घर तो पूरी तरह से ढह गया है। अब तो तुम्हारा यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम जब तक चाहो उसी मेट्रो को अपना घर बनाकर रह सकते हो। साहब, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं, मैं वहां पर ही रह पाऊंगा क्योंकि किराया देने की मेरी औकात नहीं है। तुम काम करना चाहते हो? हाँ साहब, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मेट्रो में एक कर्मचारी की आवश्यकता है। वो कर्मचारी छुट्टी पर गया हुआ है। उसकी जगह अगर तुम्हें काम करना है तो बोलो, मैं ऊपर बात करता हूँ। साहब, आपकी बहुत कृपा होगी। आप कोई भी काम दो, मैं जरूर करूंगा। सोनू को मेट्रो में काम मिल जाता है, जिससे वो अपने परिवार की अच्छी तरह से भरण पोषण कर पाता है। अब मुझे काम मिल गया है। अब हमारा अपनी बबीता को पढ़ाने का सपना पूरा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें रहने के लिए भी ये मेट्रो मिली और मेट्रो में ही आपको काम भी मिला। ये मेट्रो हमारे लिए कितनी शुभ है। हाँ, अब मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक काबिल इंसान बनाऊंगा। क्या पापा, मैं भी पढ़ने जाऊंगी? हाँ बेटा, अब तुम भी पढ़ने जाओगी। अब सोनू बबीता का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देता है और धीरे धीरे कड़ी मेहनत करके पूरे मेट्रो स्टाफ का चहेता बन जाता है। तीनों उस मेट्रो घर में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नदियापुर गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। नदियापुर गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे और मन के सच्चे थे। वैसे तो उस गांव में जरूरत की हर चीज मौजूद थी, लेकिन नदियापुर गांव के लोगों को दूसरे गांव या शहर जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहां पर अभी तक रोड नहीं बनी थी और ना ही रेल यात्रा वहां पर शुरू हुई थी। आज गांव में इसी बात को लेकर चर्चा चल रही थी। मुखिया जी, आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? हमारे गांव में अभी तक सरकार ने न ढंग का रोड बनाया है और ना ही यहाँ पर रेल यात्रा शुरू हुई है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भीमा। मैंने कई बार सरकार को चिट्ठी लिखकर अपने गांव की परेशानी के बारे में बताया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। भीमा, हमारा गांव बहुत सुंदर है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो फिर ये टूरिस्ट के घूमने की जगह बन सकती है। तुम्हारे कहने पर मैंने सरकार को चिट्ठी भेजी है। आज उनका कर्मचारी यहाँ पर आ जाएगा। कुछ भी हो मुखिया जी, हमें हर हाल में उस कर्मचारी को इस बात के लिए मनाना होगा। हमारे गांव में जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो वो हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते मर जाता है। चिंता मत करो, कुछ ही देर में वो कर्मचारी आता होगा। सभी गांव वाले सरकारी कर्मचारी का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में सरकारी कर्मचारी गुस्से से थका हारा वहां पर उनके सामने खड़ा होकर बोला, तुम गांव वालों को भी चैन नहीं है। इतनी दूर पैदल चलकर मेरी तो हालत खराब हो गई। अब आपको समझ आया कि हम अपनी जिंदगी यहाँ पर कैसे काट रहे हैं? अरे कैसे काट रहे हो? पहाड़ी इलाका है, चारों ओर हरियाली है, अच्छी कट रही है तुम्हारी जिंदगी। हमारे गांव में जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता और फिर हमारी इसके अलावा भी तमाम जरूरतें हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ या तो अच्छा रोड बनवाया जाए या फिर रेल के लिए पटरियां बिछाई जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, देख नहीं रहे कि ये पूरा इलाका पहाड़ी है। अब क्या सरकार पहाड़ को काट कर तुम्हारे लिए ट्रेन बनाएगी? आखिर क्या लाल जड़े हैं इस गांव में? यहाँ कुछ नहीं बनने वाला। ऐसा मत कहिए, हमने बहुत उम्मीद से आपको बुलाया है।
देखो गांव वाले वैसे भी बहुत कम बीमार पड़ते हैं, और फिर जिसकी मौत आ जाती है वो तो एक से एक बढ़िया हॉस्पिटल में भी चला जाए फिर भी मर जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सरकार ने तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और अब मैं चलता हूँ। कर्मचारी के जाने के बाद वहाँ गांव का ही एक व्यक्ति नंदू हंसते हुए गांव के मुखिया से बोला, मेरे ख्याल से वो सरकारी कर्मचारी सही कह रहा था। भला आप ही बताइए मुखिया जी, इन पहाड़ों को काट कर कौन सी ट्रेन बन जाएगी? मुझे तुझसे यही उम्मीद थी नंदू। तू दिन भर कुछ काम काज तो करता नहीं है, ऊपर से बस अपने मुंह से हमेशा उल्टा सीधा ही निकालता रहता है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा मुखिया जी, सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। अरे भाई, हम लोग अंग्रेजों के जमाने में नहीं जी रहे। वो अंग्रेज थे जो पहाड़ काट काट कर पटरियां बिछा देते थे। उस वक्त वो भारतीयों से कोल्हू के बैल की तरह काम करवाते थे। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। नंदू की बात सुनकर मुखिया नंदू को गुस्से से देखते हुए बोले, इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं नंदू, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। नंदू वहाँ से हंसता हुआ चला गया, क्योंकि नंदू खुद गांव का मुखिया बनना चाहता था। लेकिन उसने कभी भी गांव का मुखिया बनने की कोशिश की तो गांव वालों ने उसे एक भी वोट नहीं दिया। नंदू इस बात से बेहद नाराज था। गांव का मुखिया इस बात को नहीं जानता था कि वो जब भी सरकार को अपने गांव की परेशानी के बारे में चिट्ठी लिखा करता है तो नंदू सरकारी कर्मचारी को बीच रास्ते में ही डरा धमका देता है। इस बार के आए कर्मचारी को भी नंदू ने बुरी तरह से डरा और धमका दिया। इस बात को मुखिया नहीं जानता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, मगर एक रात भीमा की पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। रागिनी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में दिखाना होगा, उसकी जान खतरे में है। तू परेशान मत हो भीमा, हम सब तेरे साथ हैं। मैं बैलगाड़ी साथ लेकर आया हूँ। भीमा अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बिठाकर मुखिया के साथ बैलगाड़ी दौड़ाने लगा कि तभी उस बैलगाड़ी का रास्ता एक बूढ़े आदमी ने रोक दिया। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं पैदल नहीं चल पा रहा हूँ। भीमा ने उस अपाहिज आदमी को भी बैलगाड़ी में बिठा लिया और बैलगाड़ी दौड़ाने लगा। मगर बैलगाड़ी जैसे ही पहाड़ों की खाई के बीच में पहुंची, अचानक बैलों का संतुलन बिगड़ गया और बैलगाड़ी आधी खाई में लटक गई। भीमा और मुखिया बेहद फुर्ती से बाहर निकल आए, मगर भीमा की पत्नी रागिनी और वो बूढ़ा बैलगाड़ी में लटक गए। मुझे बचा लो बेटा, हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पत्नी को बचाना चाहिए। भीमा मुखिया की बात सुनकर बहुत गहरी सोच में पड़ गया। उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी की आंखों में जीने की ललक थी। भीमा ने बगैर सोचे समझे उस बूढ़े व्यक्ति को बाहर निकाल लिया, मगर जैसे ही बूढ़ा आदमी बाहर निकला, अचानक चारों ओर रोशनी फूट पड़ी और देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी एक जवान व्यक्ति और एक सुंदर व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। मैं एक देव हूँ। एक साधु के श्राप से मैं एक बूढ़े के रूप में था। तुमने उस श्राप को तोड़ दिया है। तुम मन के सच्चे आदमी हो। मांगो, क्या मांगते हो? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आप एक ट्रेन की व्यवस्था कर सकते हैं तो सारे गांव का भला हो जाएगा। भीमा ने इतना कहा ही था कि उस आदमी की आंखों से सफेद किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते पहाड़ फट गया और पत्थरों की अद्भुत ट्रेन भीमा की आंखों के सामने ही बन गई। ये पहाड़ों की ट्रेन है। तुम जहाँ बोलोगे ये चली जाएगी और ये अपने आप चलेगी। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गया। भीमा मुखिया और अपनी पत्नी को लेकर उस पहाड़ों की ट्रेन में घुस गया। भीमा की पत्नी ठीक हो गई और देखते ही देखते नदियापुर गांव अद्भुत पहाड़ों वाली ट्रेन के नाम से सारे इलाके में मशहूर हो गया। दूर दूर से सैलानी अब उस ट्रेन में सफर करने के लिए आने लगे और ये बात नंदू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं चाहता था कि इस गांव के लोग ऐसे ही मर जाएं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये चमत्कार कैसे हो गया। चिंता मत करो नंदू भाई, आज हम उस ट्रेन में बम लगा देंगे। सुना है आज उस ट्रेन में गांव का मुखिया और भीमा कुछ अंग्रेज टूरिस्टों को लेकर कहीं घूमने जा रहे हैं। आज का दिन उस ट्रेन और उस मुखिया का आखिरी दिन बना दो। इसके बाद गांव का मुखिया मैं बन जाऊंगा
और फिर मैं अपनी मर्जी के हिसाब से चीजें करूँगा। नंदू अपने साथी मनोज के साथ भीमा के पास पहुंचकर बोला, जब से ये ट्रेन हमारे गांव में आई है, मैं इसमें एक बार भी नहीं बैठा। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं और मेरा दोस्त मनोज इसमें बैठ सकते हैं? क्यों नहीं नंदू भाई, आखिर ये ट्रेन हमारे गांव की ही है और तुम हमारे गांव के सदस्य हो। नंदू मनोज के साथ उस ट्रेन में चढ़ गया और उसने मनोज की ओर बम लगाने का इशारा किया। मनोज ने बड़ी चालाकी से ट्रेन में बम फिट कर दिया। कुछ जरूरी काम आ गया है, हम आज की जगह कल सफर करेंगे। नहीं, आज तुम ही इस ट्रेन में सफर करोगे, आखिर तुमने बम जो लगाए हैं। नंदू और मनोज घबरा गए तुम्हें कैसे मालूम? कि तभी नंदू के सामने रोशनी की किरणें फूट पड़ी। मुखिया और वो सारे सैलानी गायब हो गए और भीमा का चेहरा एक सुंदर युवक के रूप में परिवर्तित हो गया। कौन हो तुम? इस ट्रेन का मालिक। तुम एक बहुत ही कपटी इंसान हो नंदू। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था जब तुम इस ट्रेन में बम लगाने की बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर नंदू, मुखिया और अंग्रेज सैलानी आ गए। उस मायावी सुंदर व्यक्ति ने भीमा की ओर देखकर कहा, मैं आज तुमसे आखिरी विदा लेने के लिए यहाँ आया था। अगर मैं इन दोनों की बातें नहीं सुनता तो आज तुम सबका आखिरी दिन होता। मैं कुछ समझा नहीं। उस सुंदर व्यक्ति ने नंदू और मनोज की सारी करतूत गांव के मुखिया के सामने बता दी। गांव के मुखिया ने मनोज और नंदू को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया और उस दिन के बाद से नदियापुर गांव पहाड़ों वाली ट्रेन के नाम से मशहूर हो गया। एक गांव में 5 भाई अपनी माँ के साथ रहते हैं। पांचों भाई किसान हैं और एक ही खेत में काम करते हैं। बड़े भाई का नाम दिन सिंह, उससे छोटे का नाम रात सिंह, मझले भाई का नाम धूप और उससे छोटे का हवा सिंह और सबसे छोटे का नाम बारिश सिंह है। पांचों भाई खुशी खुशी मिलजुल कर रहते हैं और खेती करते हैं। बड़ा भाई दिन सिंह सुबह खेत पर जाता है और घूमकर वापस आया और अपने छोटे भाइयों से बोला, भाई, पिछले 6 महीनों से गांव में वर्षा नहीं हुई है। हाँ भैया, गांव में अकाल पड़ा है और अब तो बुरी हालत होने वाली है। चलो चिंता मत करो, कुछ न कुछ देखते हैं। पांचों भाई जैसे तैसे पानी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी नहीं आता है और भूखे मरने की नौबत आ जाती है। एक दिन सिंह बहुत निराश हो गया और अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे लगता है अब ये गांव छोड़ देना चाहिए। बेटा, तेरे दादाजी ने मरने से पहले सोने के मुझे 5 लॉकेट दिए थे और कहा था जब बड़े बेटे की उम्र 25 साल हो जाए तब दे देना। माँ, वैसे तो वो लॉकेट दादाजी की निशानी है, लेकिन अब हमारे पास खाने के भी दाने नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि हमें वो लॉकेट बेचकर कुछ अनाज घर में ले आना चाहिए और दूसरे शहर में चले जाएंगे ताकि वहाँ कुछ कमाकर हम जिंदा तो रह सकें। उनकी माँ वो लॉकेट लाकर उन्हें दे देती है। लो बेटा, ये है वो लॉकेट, तुम इनका जो करना चाहो कर लो। माँ, ये तो बहुत सुंदर है, एक बार मुझे पहना दो। हाँ, तू एक बार पहन ले। बारिश सिंह लॉकेट पहनता है, लेकिन तुरंत ही उन्हें एक आवाज आई, दिन सिंह, ये जादुई लॉकेट है और तुम पांचों भाइयों के लिए ही है। जब पांचों भाई तुम इनको पहनोगे तो अपने नाम के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि इनका प्रयोग 5 किलोमीटर के अंदर ही कर पाओगे। उनको जादुई लॉकेट मिल गया और दिन सिंह के अंदर दिन को बड़ा और छोटा करने की ताकत आ गई। वहीं रात सिंह और हवा सिंह भी अपने हिसाब से रात दिन को मैनेज करने लगे और बारिश सिंह भी अब जादुई लॉकेट की मदद से बारिश कर सकता है। उसी रात को पांचों भाई अपने खेत पर पहुंच जाते हैं और बारिश सिंह अपना लॉकेट पहनता है और खूब बारिश करता है। बारिश, तुम तब तक बारिश करते रहो जब तक कि खेतों की प्यास न बुझ जाए। लेकिन अगर दिन निकल आया तो? मैं रात को बड़ी कर देता हूँ। पांचों भाई रात को मिलकर खेत को भर देते हैं और सुबह को संतुष्टि के साथ घर चले जाते हैं। तभी उन्हें बाहर गांव से मुनादी की आवाज आती है, सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि गांव में 2 प्रतियोगिता होने वाली है।
जिसमें पहली प्रतियोगिता दौड़ और दूसरी साइकिल प्रतियोगिता होगी, जिसमें जीतने वाले को पूरे 50,000 रुपए का इनाम जमींदार सुरेंद्र सिंह देंगे। मैं तो कहता हूँ हमें इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लेना चाहिए। हाँ हाँ भैया, हमें जरूर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, लेकिन हम में से 2 भाई ही प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मैं दौड़ में भाग लूंगा, मैं साइकिल प्रतियोगिता में भाग लूंगा। ठीक है भैया, जिस दिन आपकी दौड़ होगी उस दिन मैं सिर्फ आपके ऊपर धूप को रोक दूंगा। हाँ, और मैं राज सिंह भैया के साइकिल को हवा से उसकी दिशा में रुख मोड़ दूंगा। ऐसे करके प्रतियोगिता में भाग लेना और उसे जीतने का तरीका तय हो गया। प्रतियोगिता का दिन, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सबसे पहले दौड़ की प्रतियोगिता शुरू होती है। दिन सिंह वहां पहुंच चुका है। धूप सिंह ने धूप रोक दी और दिन सिंह के पैरों की गति तेज कर दी। दिन सिंह ने बहुत तेज दौड़कर प्रतियोगिता जीत ली और 50,000 का इनाम दिन सिंह को मिल गया। और दूसरे दिन साइकिल प्रतियोगिता शुरू हुई। उसमें भी राज सिंह की हवा सिंह ने हवा की मदद से रुख मोड़कर प्रतियोगिता जीतने में मदद की और राज सिंह को 50,000 का नकद इनाम मिल गया। एक दिन सारे गांव वाले मिलकर जमींदार सुरेंद्र के साथ आते हैं। तुम 5 भाइयों ने मिलकर सभी को पागल बनाया है। पूरे गांव में सूखा पड़ा है, लेकिन तुम्हारे खेत लहलहा रहे हैं। तुमने ऐसा क्या किया बताओ? और दोनों प्रतियोगिता भी तुम दोनों भाइयों ने ही जीती है। जमींदार साहब, हमारे पास ये लॉकेट है जिसकी मदद से हमने ये जादू किया है। मैं जानता था कि तुमने जरूर कुछ गड़बड़ की है, इसलिए चुपचाप ये लॉकेट मुझे दे दो और तुमको आज रात फांसी दे दी जाएगी। जमींदार कहकर चला जाता है। बेटा, ये जमींदार छोड़ेगा नहीं। इसको लॉकेट देकर भी ये जिंदा नहीं छोड़ेगा, बल्कि मार देगा। मुझे लगता है कि हमें दिन को बड़ा करके शाम होने से रोकना होगा और गांव वालों को बारिश में उलझाना होगा। उसके बाद हम यहाँ से दूर निकलकर किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। दिन सिंह दिन को बड़ा कर देता है और बारिश सिंह बारिश करा देता है और 5 भाई माँ के साथ वो गांव छोड़कर चले जाते हैं और एक दूसरे शहर में जाकर रहने लगते हैं और वापस मेहनत करके खाने लगते हैं। कई साल पहले तिब्बत पर राज करता था एक बूढ़ा जादूगर। येन था उसका नाम। येन बहुत नेक, दयालु और मददगार था। एक दिन की बात है, येन अपने बिस्तर पे लेटा था और तभी एक आकाशवाणी हुई। अब तुम्हारा अंत नजदीक है। येन ये सुन के सोच में पड़ गया कि उसके बाद तिब्बत का क्या होगा। वो अपने जादुई प्याले के पास गया और उसने बोला, जादू, जादुई प्याले, बताओ बताओ मुझे, कौन है मेरे जैसे जो मेरी गद्दी संभाले। जादुई प्याला में वायु दिखा। वायु उड़ सकता है और वो हवा पे काबू कर सकता है। वायु बहुत शक्तिशाली है। ये देख येन खुश होता है और फिर अचानक वायु अग्नि में बदल जाता है। अग्नि के पास ज्वाला की शक्ति है। आग उसे जला नहीं सकती और वो आग पे काबू कर सकता है। ये ना बहुत खुश हुआ। उसे लगा शायद अग्नि वायु से बेहतर है, पर तभी अग्नि जल में बदल गया। जल के पास पानी की शक्ति थी। वो पानी पे चल सकता था, बारिश बरसा सकता था। अब येन को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गद्दी कौन संभालेगा, अग्नि, वायु या जल। येन सोच में पड़ गया और उसने निर्णय लिया कि वो तीनों जादूगरों से मिलेगा और फिर अपना फैसला लेगा। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और तीनों भाइयों की गुफा में पहुंच गया। तीनों जादूगर साथ में खाना खा रहे थे। मैं येन हूँ, 7 सालों से तिब्बत का राज जादूगर।
मैं यहाँ तुम तीनों से मिलने आया हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों में से जो सबसे शक्तिशाली हो वो मेरी गद्दी संभाले, मतलब तिब्बत का राज जादूगर बने। लेकिन तुम तीनों में से सबसे शक्तिशाली जादूगर है कौन? मैं शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं सब कुछ जला सकता हूँ पर खुद नहीं जलता। मैं भी शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं वायु का रुख मोड़ सकता हूँ और उड़ भी सकता हूँ। और मैं भी शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं बारिश बरसा सकता हूँ और पानी पे चल सकता हूँ। मैं तुम तीनों को परखूंगा और खुद पता लगाऊंगा कि तुम तीनों में से सबसे शक्तिशाली जादूगर है कौन। लेकिन इसके लिए तुम तीनों को कल मेरे साथ जंगल चलना होगा। अगले दिन तीनों जादूगर भाई येन के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहले उन्हें एक खूंखार शेर मिला। शेर को देख येन घबराया। शेर ने जादूगरों का शिकार करना चाहा और जैसे ही शेर झपटा, अग्नि ने उस शेर को जला डाला। बहुत खूब अग्नि, तुमने हम सब की जान बचाई। तुम शक्तिशाली हो। येन को अग्नि की फुर्ती बहुत अच्छी लगी। वो लोग आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें राह में एक दलदल नजर आया। येन सोच में पड़ गया कि अब वो लोग दलदल कैसे पार करेंगे। तभी वायु ने आस-पास पड़े पत्थर देखे और उन सबको एक कतार में लगा दिया, जिससे एक रास्ता बन गया। वायु, बहुत अच्छे, तुमने तो नया मार्ग बना दिया। तुम बहुत शक्तिशाली हो। येन को वायु की समझदारी पसंद आई। कुछ दूर और चले तो अचानक आग की लपटें नजर आई। जंगल में आग फैल रही थी। तभी जल ने पानी बरसाया और आग बुझ गई। बहुत अच्छे जल, तुमने तो पूरा का पूरा जंगल बचा लिया। तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। अब येन सोच में पड़ गया कि तीनों भाइयों में सबसे शक्तिशाली कौन है, अग्नि, वायु या जल। येन ने थोड़ी देर तालाब के किनारे विश्राम करने का आदेश दिया और विश्राम करते समय येन की नजर एक तोते पे पड़ी जो पंख फैला के उड़ रहा था। फिर येन की नजर एक सांप पे पड़ी जो बहुत फुर्ती से रेंग रहा था। और फिर येन की नजर पास ही तालाब की एक मछली पे पड़ी जो बड़े चाव से तैर रही थी। और अब येन की समझ में आया, तुम तीनों भाई अलग हो, जैसे इस जंगल में रहने वाले जीव। ये देखो, सांप, तोता और मछली। न सांप उड़ सकता है, न मछली रेंग सकती है और न तोता तैर सकता है। सबकी अपनी अपनी खासियत है। तुम तीनों के तीनों अपने अपने गुणों में शक्तिशाली हो। मैं तुम तीनों को तिब्बत ले जाऊंगा और तुम तीनों मेरी गद्दी संभालोगे। येन तीनों भाइयों में से शक्तिशाली जादूगर कौन है ये तय नहीं कर पाया क्योंकि तीनों अलग अलग थे। येन को ये समझ में आ गया कि वो तीनों भाइयों की तुलना एक दूसरे से नहीं कर सकता क्योंकि तीनों जादूगर अपने अपने गुणों के महारथी थे। इसलिए कहते हैं, अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग। हमें किसी और के संग बराबरी नहीं करनी चाहिए।